हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, आपके लिए तैयार फिर से बीपीएससी की क्लास के इस विशेष एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए। कल हमारी और आपकी बात हुई थी और मैंने एक वादा भी किया था कि आपको जो सपोर्ट सिस्टम है, खास करके जो 69th बीपीएससी है, उसके लिए संस्कृति आईएएस के माध्यम से एक बहुत बढ़िया सभी टीचर जो भी होंगे सब आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे, रणनीति लेकर के आएंगे, ताकि आपको वो उस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े जो अभी तक आपने फेस किया हुआ है। बहुत ही सीरियस मोड में हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। शुरुआत मुझे करनी थी, मुझे दायित्व दिया गया था, इसलिए इतिहास विषय वाले भाग को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। लगातार मैं अभी आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक इतिहास विषय की जो जटिलताएं हैं उसको आप कह नहीं देंगे कि समाप्त हो गया है। आप स्वयं कुछ दिन के बाद, 3-4 क्लास के बाद आप कह देंगे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास विषय के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं लगातार इस चीज़ को देख भी रहा हूँ। लेकिन फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा जब मैं बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको लगभग मोर देन 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसको भी लेकर के मैं सामने आऊँगा। तो मेरा 2 बार तो कम से कम ज़रूर मुलाकात अभी होना है। अभी एक सप्ताह आप हिस्ट्री में मेरे साथ रहिए। मैं इसको विषयवार लेकर के चल रहा हूँ, यानी चैप्टर बाय चैप्टर मैं लेकर के चल रहा हूँ। जैसे शुरुआत मैंने एंशिएंट से किया, फिर मेडबल के सारे प्रश्न आ जाएंगे, फिर आधुनिक भारत के सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि जो मानक हैं क्वेश्चन के, उनको मैं सेट करके चलूँ। मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जो मानक प्रश्न होते हैं वो आप नहीं दे पाते हैं, वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरा प्रयास होगा कि मैं मानक प्रश्नों के साथ आपके साथ मूव करूं, और ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रश्न आप अटैम्प्ट करना चाहें तो आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। मेरी बातों को बस ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि इतिहास विषय थोड़ा विशाल है भी, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल वाला कहें कि यह विषय हो जाता है। ऐसे में आपको थोड़ी घबराहट भी होती है। जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो और भी परेशानी होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए प्रयास करूँगा कि जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रश्न को समझ पाएँ और अपने उत्तर को दे पाएँ। आज एक रणनीति भी थोड़ा डिस्कस करना होगा कि इतिहास विषय में वर्चुअली आपको क्या कठिनाई होती है प्रश्न को बनाने में। और देन मैं 20 क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चूँकि वन लाइनर प्रकृति का क्वेश्चन होता है सारा, तो फिर बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। लेकिन मैं लाइव चैट में हूँ, यानी लाइव क्लास है आपकी, तो लाइव चैट भी मैं आपका लेने वाला हूँ। तो आप सोच समझ करके यहाँ आंसर देंगे। जैसा कि मैं अक्सर इस लाइव क्लास में कहता हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर चुके हैं, चूँकि अब लास्ट 2 मंथ बचा हुआ है, तो यह तो मान के चलते हैं कि आपने इतिहास की जो अवधारणाएं होंगी, जो फैक्ट्स होंगे, उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब बस बारी आती है प्रैक्टिस की। तो जब प्रैक्टिस करते हैं और आसान से सवाल का अगर उत्तर गलत आप दे देते हैं, बिना सोचे विचारे या हड़बड़ाहट में आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि डिजिटल पिटाई की जाएगी। हालांकि वह एक प्रतीकात्मक शब्द होता है आपको प्रेरित करने के लिए, उसमें कोई पिटाई जैसा शब्द नहीं होता, तो या कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ आप लोग तैयार रहिएगा। मैं एक बार चैट देख लेता हूँ आपका, सभी बच्चों का, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास के साथ, और देखता हूँ कि क्या यहाँ पर आपके लिए जो क्लासेस दी जा रही है। जैसे मैं रमन जी को देख रहा हूँ, गोपाल को देख रहा हूँ, किशोर को देख रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लेशन देख रहा हूँ, पुष्पा है, जयकृष्ण पटेल जी हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, संतोष साहू और IS पॉइंट, जो बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को मैं देख पा रहा हूँ। जो चैट कर पा रहे हैं उनके लिए ध्यान से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैं 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन एक कठिनाई जो आपके सामने आती है उसको डिस्कस करने के बाद, सबसे पहली जो कठिनाई होती है वह होती है आपको कि इतिहास विषय के प्रश्न को हल कैसे करें। सबसे जो बड़ी कठिनाई होती है वो यही आती है कि इतिहास विषय से जुड़े प्रश्न को हल कैसे करें। जुड़े प्रश्नों की कठिनाई क्या होती है कि कठिनाई देखने में तो आपको बहुत ही सरल लगेगा, लेकिन इसमें कठिनाई क्या होती है कि जो खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम में आप देखेंगे, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, आयाम बहुत बड़े होते हैं। पहली जो कठिनाई हो जाती है वह हो जाती है आयाम का बड़ा होना, यानी इतना बड़ा डायमेंशन होगा जिसको कि आपको लिए कवर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक प्रश्न मैंने आपको कल पूछा था, याद होगा कि जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, उदाहरण के तौर पर वह प्रश्न पूछा था दार उल इस्लाम को लेकर के।
दार उल इस्लाम वाला जो प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था, सीधे सीधे नहीं पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पहले सुल्तान ने खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की थी। वहाँ पूछ लिया कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का अंग घोषित किया। अब फलक थोड़ा विस्तृत हो गया। आप समझिए कि अगर यह पूछा जाता कि कौन सा ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की, तो आप आसानी से जवाब दे देते, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही दारुल इस्लाम वाला प्रश्न पूछा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो इस्लाम की उत्पन्न होने की अवधारणा को नहीं समझते हैं, खलीफा और सुल्तान के मध्य के संबंधों को नहीं समझते हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। अब क्या है कि जैसे सोर्स को लेकर के पूछा जाएगा, किस सुल्तान को, मैं एक उदाहरण देता हूं, किस सुल्तान को मिनहाज क्या कहता है। मिनहाज मैं थोड़ा सा यहाँ अस्पष्ट हो रहा है तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। किस सुल्तान को मिनहाज क्या कहता है। मिनहाज दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। अब समझिए कि अगर यह प्रश्न आपके सामने आता है, सुल्तान कहता है, अगर यह प्रश्न आता है तो यहाँ पर दो तीन बातें बहुत ही अस्पष्ट हो जाती है। आपके जेहन में एक बातें कौनती है कि आदर्श सुल्तान किसको कहा जाएगा। आदर्श का मतलब आप जानते हैं कि शुरुआत से ही आपने प्राचीन काल से ही पढ़ा हुआ है। आदर्श का मतलब है कि जो बड़ा सुल्तान हो, जिसने बड़े क्षेत्र की विजय की हो, एक छत्र शासन किया हो, वह आदर्श सुल्तान के रूप में होगा। लेकिन यहाँ आदर्श जो है वह एक फिलॉसफिकल एविडेंस के साथ चल रहा होता है, फिलॉसफिकल अवधारणा के साथ चल रहा होता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी होगा कि मिनहाज का मतलब क्या होता है। मिनहाज का अगर केवल मिनहाज लिखा हुआ है तो मिनहाज उस सिराज हो जाएगा, उस सिराज हो जाएगा। यह आपके लिए जानना जरूरी है। इसने क्या लिखा है, तबकात ए नासरी लिखा है। ये सारी जानकारी आपको होगी तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यहाँ नासरी का मतलब क्या होगा, नासिरुद्दीन महमूद होगा, नासिरुद्दीन महमूद होगा, महमूद होगा। और यह नासिरुद्दीन महमूद जो कि एक बेहद कमजोर शासक था, जिसके बारे में कहा जाता था कि बिना बलबन से पूछे यह हाथ पैर भी नहीं हिलाता था, उसको यह आदर्श सुल्तान कहता है क्योंकि यह चारित्रिक रूप से आदर्श सुल्तान था। चारित्रिक रूप से क्या था, यह आदर्श सुल्तान था, ना कि यह सैन्य तानाशाह था। तो अवधारणा बहुत विस्तृत फलक को कवर कर लेता है। तो आपके लिए वाकई मुश्किल हो जाता है कि क्या सभी फैक्ट्स को याद करने के बाद ही हम ऐसे प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो सबसे परेशानी होती है, पहला क्या हुआ, आयाम का बहुत बड़ा होना। दूसरी परेशानी क्या होती है, वह फैक्ट्स की बहुलता, फैक्ट्स की बहुलता होना, फैक्ट्स की बहुलता का होना। यानी यहाँ पर चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है फैक्ट्स की बहुलता। यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। शेरशाह के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे। यह प्रश्न पूछा गया था, याद होगा 68 बीपीएससी का। मैं जब मध्यकालीन भारत में आऊँगा तो मध्यकालीन भारत के उन प्रश्नों को मैं सॉल्व करूँगा ही आपके सामने। मैं केवल अभी आपको एक झलक दिखा देता हूँ, जो यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कि चुनार के किले पर नियंत्रण स्वीकार किया था हुमायूं का। लगभग इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछा होगा। अब आपके मन में यह भी ख्याल आता है, अगर आपने संपूर्णता में नहीं पढ़ा है, पूरी कहानी को नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, इवन आपने एनसीईआरटी भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आपके मन में आएगा कि अरे शेरशाह ने तो हुमायूं को पराजित किया था, तो भला शेरशाह चुनार के किले पर नियंत्रण कैसे देगा हुमायूं को। जबकि आंसर उसका शेरशाह ही होता है कि शुरुआती दौर में जब हुमायूं ज़्यादा प्रभावी था, शेरशाह कमज़ोर हुआ करता था, तो यहाँ पर शेरशाह ने एक समय अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। हमें संपूर्णता में समझने की आवश्यकता पड़ती है। कल मैंने एक और प्रश्न आपको बताया था, यहाँ पर पूछा गया था गुप्त काल में किसने प्रोटीन के, किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सिक्के जारी किए। अब देखिए,
यहां पर पूछा जा रहा है कि गुप्तकाल में किसने शीशे के सिक्के जारी किए, और यहां पर कहा जा रहा है सातवाहन, मौर्य, हिंद यूनानी, अथवा यहां पर कहा जा रहा है अथवा शक शासक कहा जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी यहां पर गुप्तकालीन शासक नहीं है। ऊपर से यह भी लिखा हुआ है, ई ऑप्शन भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी यहां पर आंसर आ जाएगा। अब आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे? या तो आप चैलेंज कीजिए जाकर के बीपीएससी में, कहिए कि आपकी भाषा गलत है और भाषा गलत होने के कारण से यह प्रश्न मेरा गलत हो गया, और आप ई ऑप्शन में आ जाइए, क्योंकि आप जानते हैं गुप्तकाल का कोई भी ये राजवंश नहीं है। लेकिन आपके पास स्पष्ट एविडेंस होता है कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे, तो आप चाहे तो ए ऑप्शन देकर के भी निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ये तो मैंने केवल 2 के संदर्भ में कहा। फिर आप आधुनिक भारत में जाएंगे तो यह कठिनाई थोड़ी और बढ़ती हुई प्रतीत होगी जब आप देखेंगे कि वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी जितने क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत में पूछे जा रहे हैं, जितने मध्यकालीन भारत में पूछे जा रहे हैं, उससे 4 गुना अधिक आपको पूछे जा रहे हैं आधुनिक भारत में। अधिक क्वेश्चन होगा तो डायमेंशन भी अधिक होगा, फैक्ट्स भी अधिक होंगे। तो ये मूलतः कठिनाई आपकी आती है इतिहास विषय के संदर्भ में। चूंकि आप एग्जाम में जाने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है। आप हतोत्साहित मत होइएगा कि आपको मैं डर दिखा रहा हूं, और जो खास करके नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके मन में कहीं भय की लहर दौड़ ना जाए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको करने की जरूरत है, कुछ कार्य करने की जरूरत है, ताकि इस डर से आगे निकला जा सके। कहा भी गया है ना, डर के आगे जीत है। तो आप जीत सकें, जीतना जरूरी है इतिहास विषय में, क्योंकि मोर देन 30 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। 30 to 35 क्वेश्चन आपको इतिहास से ही पूछे जा रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए, चूंकि अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर मैं इसको फाउंडेशन कोर्स में जब यही लेक्चर ले रहा हूँगा तो वहाँ पर जो करना चाहिए वो करने के लिए मैं अलग सजेशन आपको दूंगा। लेकिन जो 69th के बच्चे हैं जिनको अभी पीटी देना है सितंबर में, उनके लिए अब करने का मतलब है कि एक बार आपका रिवीजन होना चाहिए। क्या करना होगा? क्या करना चाहिए? यहां पर सबसे अच्छा अब रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए सबसे अधिक, यानी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो तथ्य गलत हो रहे हैं, 2 प्रकार की जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपके सामने 2 प्रकार के पहलू उपस्थित होंगे। अगर मैं यहां प्रैक्टिस की बात करूं तो 2 प्रकार की बातें आएंगी। पहला कि आप जानबूझकर गलत कर रहे होंगे, जानबूझकर गलत करते हैं। होता है क्या कि अनजाने में ही आप गलत कर देते हैं, जानबूझ के गलत कर देते हैं। जो जान रहे हैं वो भी प्रैक्टिस आपसे गलती हो जाती है, आप समझ नहीं पाते हैं उसका परिप्रेक्ष्य, उसकी वजह से आप आउट होते चले जाते हैं। अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया ना, तो मान के चलिए कि आप आउट होने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो सबसे गंभीर समस्या आती है वह आती है आपका कि आपके पास जानकारी नहीं थी। यहां पर क्या होगा? नहीं थी, यानी यह भी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, यह भी कह सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। यहां जो लगभग मैंने 400-500 क्वेश्चन आपके लिए बनाया हुआ है हर विषय को लेकर, हर भाग से लेकर के, इसका मतलब दोनों होगा। पहला, जब आप लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप जानबूझ करके गलत करेंगे, फिर मैं यहां पर आपको कोसूंगा, कहूंगा कि पढ़ने के बाद आपको गलत ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी सावधान रहेंगे मेरे साथ, आप गलत नहीं करेंगे प्रण करके कि गलत करेंगे तो लाइव क्लास में अच्छा नहीं लगेगा, इंप्रेशन भी आपके साथियों पर बुरा जाएगा। तो आप कॉन्शियस होकर के फिर उसको सॉल्व करेंगे। यानी प्रैक्टिस का एक फ़ायदा हुआ कि जो ह्यूमन एरर होता था उस ह्यूमन एरर से आप पार पड़ जाएंगे। दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी जानकारी आपके पास नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि आपके पास सोर्स बहुत अच्छे नहीं थे, आपके पास बहुत अच्छे सोर्स नहीं थे, तो इसलिए भी आपके पास जानकारी नहीं होगी। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि वैसे क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आऊं जो कि आपके सोर्स के रूप में भी काम कर सके और आपका जो डायमेंशन है, आयाम है, वह विस्तृत हो सके।
आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख पाएंगे, बना पाएंगे, याद कर पाएंगे। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे मैसेज बॉक्स में, जो चैट का बॉक्स होता है आफ्टर जो वीडियो होता है उसके नीचे आप मैसेज बॉक्स देखेंगे, वहाँ पर मुझे लिख करके पूछ भी सकते हैं। कुछ सजेशन देना हो तो वहाँ पर भी बता सकते हैं। सराहना करनी है, आलोचना करनी हो तो भी आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर देखता हूँ। ये मेरा दायित्व है कि मैं लाइव क्लास में आऊँ तो क्लास के बाद की जो स्थिति होती है उस पर भी मैं अपनी नज़र बना के रखूँ। तो बहरहाल इतना भी आप कर लेंगे मेरे साथ हिस्ट्री में तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, और मैं मान के चलता हूँ कि इस बार मैं आपको बेहतर सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है बच्चे, यहाँ से मैं अब सेशन स्टार्ट करता हूँ आपका। आज से औपचारिक रूप से, आज भी होना है, कल होगा, संडे को ऑफ रखेंगे, लेकिन मंडे से लेकर के फिर फ्राइडे तक मैं ही आपके साथ लगातार 7 बजे के सेशन में रहूँगा, और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इतिहास विषय के, वो पूरा का पूरा सेशन मैं यहाँ लेकर के आता हूँ। आज मैंने सेशन जो लिया हुआ है वह केवल लिया है प्रारंभिक काल से लेकर और लेकर कहाँ से लिया है, लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, हड़प्पा सभ्यता तक के ही प्रश्न को लिया है, और लगभग यह 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, क्योंकि वन लाइनर है, बहुत ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। तो 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, यानी मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे, जानबूझ करके गलत करने की कोशिश मत करें। आप मान के चलें कि ये मेरा अंतिम प्रैक्टिस हो रहा है, सबसे बेहतर प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा मैं बता दूंगा कि कल आपको किस चैप्टर को रिवाइज करके आना है। आप उस चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा, ताकि मैं यहाँ पर आपसे बढ़िया सवाल पूछ सकूं। आज का जो क्वेश्चन है, या कल का भी अगर क्वेश्चन होगा, परसों का भी क्वेश्चन होगा, तो उसके बारे में मैं एक जानकारी आपको और भी दे दूं। जो प्रश्न आपके बनाए गए हैं, कुछ प्रश्न, जो प्रश्न का दायरा है उसको समझिए। कुछ प्रश्न क्या है, कुछ प्रश्न जो आपके हैं वह क्या है, पूर्व वर्षों के प्रश्न है। पूर्व वर्षों के प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को, कि कुछ प्रश्न जो है वो पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं। दूसरा क्या है, कुछ प्रश्न पूर्व वर्षों के प्रश्न तो हैं, कुछ प्रश्न पूर्व वर्षों के प्रश्न हैं परंतु मॉडिफाइड है। कि प्रश्न तो है परंतु क्या है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड यानी परिवर्तित प्रश्न है। परिवर्तित प्रश्न यानी प्रश्न तो वही रहेगा लेकिन उसका स्वरूप कुछ बदला हुआ लगेगा। ऐसा क्यों किया मैंने, तो आपको रोकने के लिए। आप तो आएंगे मेरे क्लास में पूर्व वर्षों का सभी प्रश्न, चूंकि मैं चैप्टर आपको स्पष्ट कर रहा हूं, तो आएंगे बस टिक लगाते चले जाएंगे और लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रिपीट होना है। आपको तो मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, अलग अलग डायमेंशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी सावधानी बरती है, दोनों प्रकार के प्रश्न को रखा है। एक तो पूर्व वर्षों के प्रश्न है जो सीधे सीधे रहेंगे, एक वैसे प्रश्न रहेंगे जो मॉडिफाइड होंगे, उसको मैंने अपने हिसाब से चेंज कर लिया है ताकि नए डायमेंशन को आपके सामने रख सकूं। क्योंकि यह एक टेस्ट टू टेक्स्ट वाली पद्धति है, यानी मैं टेस्ट ले रहा हूँगा लेकिन उसके साथ में टेक्स्ट भी कराऊंगा। तीसरा जो प्रश्न होगा वह प्रश्न होगा स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न यानी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जाने की संभावना है उस क्षेत्र से, तो वैसे भी प्रश्न होंगे। आप समझ पाए मेरी योजना? जो 20 क्वेश्चन है उसमें ये सभी प्रश्न आपके समाहित होंगे। अब मैं एक बार आपके चैट को देखना चाहूंगा कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। वेरी गुड इवनिंग नेहा राय और रिमझिम वर्मा, अखिलेश जी, ठीक है। और देखेंगे कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता देंगे। अब मैं प्रश्न की शुरुआत करूंगा और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से अपेक्षा होगी कि इसका आप आंसर देने की कोशिश करें। योजना समझ लिया? कल जब मैं आऊंगा तो अलग चैप्टर के साथ आऊंगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई तो वैदिक काल से लेकर के ऑनवर्ड्स में हो सकता है गुप्त काल तक के सारे क्वेश्चन को मैं ले लूं। अगर 20 क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन में कर दूं, लेकिन मैं चैप्टर आपको स्पष्ट कर दूंगा कि किस चैप्टर से आपके प्रश्न आएंगे और अनिवार्यतः उसी चैप्टर से प्रश्न आएंगे। तो आप तैयार होकर के आएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे।
आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहां पर जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कहता है। कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। यानी ऐसा कौन सा स्थल है जहां से पहली बार पशुपालन के साक्ष्य हुए हैं, प्राप्त हुए हैं और कृषि दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता कि कहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वो अलग होता, कहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अलग होता। यहां दोनों को मिला करके पूछा गया है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से इसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। एक है अंजीरा, दूसरा है दम्बसादा, किली गुल मोहम्मद और मेहरगढ़ से, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर इसका आप देना चाहेंगे? मैं आपका चैट भी देख लेता हूं। तौहीद हुसैन है, जैक जी हैं, राजन कुमार हैं, खुशबू, वेरी गुड इवनिंग, और नेहा का आंसर डी है, और जय कृष्ण जी का भी आंसर डी है। सरकारी बोर्ड, पुष्पा, रंजन कुमार और राजकुमार, सभी बच्चों का आंसर लगभग आ रहा है वह डी के रूप में ही आ रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि पहला बीपीएससी का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी चर्चा मैं करूंगा, चूंकि अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहां पर मैं आप प्रश्न को लेकर के आ रहा हूं। तो जो फाउंडेशन बैच की चर्चा है वो लास्ट जब क्लास हो रहा होगा उस समय मैं कर दूंगा। आप थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, आंसर का जवाब दीजिए। तो अभी जो जिन बच्चों ने डी का आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर सही है और यह हो जाएगा मेहरगढ़ में। जो भारत का आप देखते हैं पश्चिमोत्तर हिस्सा है, वहां पर आपको जो मेहरगढ़ है ये एरिया जो देखते हैं यहाँ पर पहली बार माना जाता है कि कृषि की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब इतिहासकार इस पर भी विवाद करते हैं, लेकिन उस विवादों में चूंकि विवाद की मैं चर्चा करूंगा और कहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे तो इसलिए मैं उस विवादों में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन नए जो शोध आ रहे हैं वो मान रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरे भी स्थल हों, लेकिन अभी आपको यही ध्यान में रखना होगा कि मेहरगढ़ में सबसे पहली बार 7000 BC के आसपास कृषि कार्य किए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चूंकि कृषि शब्द जुड़ा हुआ है तो आंसर आपका मेहरगढ़ ही होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर मैंने लगा भी दिया है, इससे स्लाइड आपको मिल भी जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, चाहे तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। जरा इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसको यानी किस काल को कैलकोलिथिक एज यानी कैलकोलिथिक एज भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऑब्वियस है कि 68 से पहले का प्रश्न है। 68 बीपीएससी में इसको दो भागों में बांट दिया गया है, वैसे भी ऑप्शन अभी आपके पास आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि किसको कैलकोलिथिक एज कहता है। बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर के क्वेश्चन पूछाता है। दूसरे एग्जाम में आप ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा गया है तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक एज भी कहा जाता है, यानी पूरा कैलकोलिथिक एज ही कहा दिया है, इसका हिंदी नहीं दिया गया है। और यह बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए अगर इसका हिंदी नहीं जानता हो। तो इसको अगर हम हिंदी में लिख दें तो अपने आप आंसर निकल आएगा। मैं एक बार खाली आंसर आपका देख लेता हूं क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। आंसर इसका भी बच्चे दे रहे हैं सी, जैक स्पैरो का है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा जैक जी। राजन का सी है, सुनील का सी है, राज कमल का आंसर सी आ जाता है, नेहा, जय कृष्ण जी, नेहा, दीपक और साकेत, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर ठीक है। यहां पर आंसर इसका आ जाएगा ताम्रपाषाण काल। असल में इसको कहा ही जाता है ताम्रपाषाण काल हिंदी में, ताम्रपाषाण काल। ये बहुत ही सरल सा प्रश्न था, फिर भी आप कहेंगे क्यों डाल दिया। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और फिर धीरे धीरे प्रश्नों का दायरा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 प्रकार के प्रश्न मैंने डाले हैं। कुछ प्रश्न मैंने मॉडिफाइड कर दिए ताकि आपको और भी ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर किया जा सके। यहां पर जो भी बच्चा जानता है कि कैलकोलिथिक एज को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं, वो आंसर सीधा सीधा दे देगा। ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है कि एक हम देखते हैं कि पाषाण काल होता है। पाषाण का मतलब यहां पर होता है उपकरण केवल क्या होंगे, उपकरण केवल जो होंगे केवल पत्थर के होंगे, यानी पाषाण के होंगे। और जबकि ताम्रपाषाण कहते हैं, ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है, यहां उपकरण जो होंगे उपकरण तांबे तथा पत्थर के होंगे, तथा पत्थर दोनों के होंगे, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है।
लौह काल तक जाते जाते ये अवधारणा धीरे धीरे सीमित होने लग जाती है कि हालांकि वहां पर भी लौह काल में हम लौह पाषाण काल नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि वहां पत्थरों के उपकरण प्रयोग में नहीं होते थे, पत्थरों के प्रयोग तो अभी भी होते, पत्थरों के उपकरण का प्रयोग तो अभी भी होता है। लेकिन लौह काल तक जाते जाते धातु के उपकरणों की प्रधानता बढ़ने लगी, औजारों की प्रधानता बढ़ने लगी। लौह काल के साथ हम लौह पाषाण काल जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल। क्या हो गया? 2 का सी हो गया। थर्ड देखेंगे, इसका मैंने डिफिनेशन दे दिया, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिनेशन पर रुकने की जरूरत है। जरा इसको देखिए क्या कहता है, यह भी पूर्व वर्षों का प्रश्न है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का प्रयोग होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पीला, नीला, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या कहना चाहते हैं जरा देख लेते। HOJ, वेरी गुड इवनिंग। अमर क्रिएशन का आंसर ठीक है। अब जरा इसको देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे, तेजी से देंगे क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन जाना है। और जब मैं नेक्स्ट एक सेशन में आऊँगा तो 20 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, वो 30 तक चला जाएगा, क्योंकि आज कुछ ब्रीफिंग करनी थी, एक रणनीति बनानी थी कि कैसे हिस्ट्री के प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। तो उसमें 10 मिनट का मुझे लगता है आई थिंक जरूर समय गया होगा। तो फिर यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन कम कर दिए थे। लेकिन जो कल का सेशन होगा, यानी 7 बजे कल भी आपका सेशन लगा हुआ है, और वह किस चैप्टर से होगा उसकी चर्चा मैं लास्ट में करूँगा। तो तब तक आप यह समझें कि यहाँ जो आंसर होगा इसका क्या आंसर दे रहे हैं आप। आंसर आ रहा है दीपक का ए है, रंजन का ए है, और रोहन पांडे का आंसर बी आ जाता है, दीपांजलि गुप्ता का आंसर ए है, किशोर कुणाल का आंसर ई आ जाता है। ई क्यों आता है भाई किशोर कुणाल जी? जब आप कोई विकल्प यहाँ पर चूज करते हैं तो आप जरूर सोच समझ करके विकल्प का चयन करें। हो सकता है कि सारी जानकारी नहीं हो, अभी आपने तैयारी करने की कोशिश की हो, या एट रैंडम आपको कुछ चीज़ याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी आप सोचें थोड़ा तर्क लगा करके सोचें कि ई क्यों होगा या ई होगा, तो हो सकता है कुछ छवि आपके सामने बन रही होगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आंसर जिन बच्चों ने ए दिया है वह सही होगा, क्योंकि एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि जब जिस काल की खंड की बात हो रही है तो उसमें जो बर्तन बनाए जाते थे वो बर्तन प्रायः किस पर बनाए जाते थे? चाक पर बनाए जाते थे। बर्तन किस पर? चाक पर बनाए जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे जो घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, खास करके जो मृदभांड बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो पॉटरी व्हील पर ही बनाए जाते हैं। पहले भी बर्तन चाक पर ही बनाए जाते थे। जो चाक पर बनाए जाते हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि यह बर्तन जो होता है वह कच्ची मिट्टी का बना होता है। क्योंकि जो चाक यानी पॉटरी व्हील पर अगर हम कोई बर्तन बना रहे हैं तो वहां पर कोई कठोर चीज को तो हम तराश करके नहीं बना सकते हैं। गीली मिट्टी से बर्तन बनेगा, यह तय है। और गीली मिट्टी को जब हम बर्तन के रूप में ढालेंगे तो उसे सुखाना भी पड़ेगा, और उसे पक्का करने के लिए उसे अग्नि में जलाना भी पड़ेगा। और जब अग्नि में हम डालते हैं तो वह प्रायः लाल होकर के ही निकलता है, लेकिन वह और निखर करके सामने आए उस पर एक लाल कलर भी कर दिया जाता था। तो प्रारंभिक जो बर्तन देखेंगे, लाल कहें या गेरुए रंग का बर्तन कहें, ऐसा आपको दिखाई देगा। जो प्रारंभिक मृदभांड होंगे वो इसी कलर के होंगे। अगर पकाया हुआ बर्तन नहीं है तब तो वह धूसर टाइप का होगा, लेकिन अगर पकाया हुआ कोई मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन है, तो वह जनरली आपको लाल कलर का ही दिखाई देता है। एग्जैक्ट लाल नहीं, डीप लाल नहीं कहें, लेकिन गेरुए से मिलता जुलता रंग आपको होगा। तो यहां जो पूछा जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। आप लोगों ने सही आंसर देने की कोशिश की है। कुछ और कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। हाँ, देखो आप आजकल में इलेक्ट्रिक चाक यूज करते हैं, लेकिन पद्धति तो वही है ना। पहले हाथ से घुमाते थे, फिर आप इलेक्ट्रिक से घुमाने लगे। आप समझिए कि जैसे कलकत्ता में आपने देखा होगा हाथ का रिक्शा होता था, यानी मनुष्य उसके द्वारा खींचा जाता था। फिर पैडल वाले रिक्शे आ गए, फिर अब इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया। तो कार्य पद्धति वही है कि कैसे हम यहाँ पर मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सिंधु सभ्यता क्या करा, जरा ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन पहले की तुलना में जटिल रहेगा। अगर बच्चों ने अच्छे से इतिहास की अवधारणा को नहीं समझा है तो इसे बनाने में दिक्कत आ सकती है।
इस प्रश्न के साथ इतिहास के की एक विशेष अवधारणा चलती है जिसके माध्यम से आप इतिहास को समझते हैं। मैं दोनों अवधारणा अभी स्पष्ट करूंगा, पहले आप आंसर दे दीजिए कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है, उत्तर ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? फटाफट इसका दे सकते हैं। आंसर जो आ रहा है वह डी आ रहा है, नेहा का, सरकारी बोर्ड का, एमडी साहिल का आ रहा है, जयकृष्ण जी का आ रहा है, और राकेश राजपूत, वेरी गुड इवनिंग, और साहिल जी। और भी बच्चे जवाब देंगे, तेज़ी से जवाब, बहुत जल्दी से जवाब देंगे ताकि मैं फटाफट इसका, चूँकि 20 क्वेश्चन तक जाना है, मैं चाहूँगा कि 1 घंटे के अंदर आपके इस सभी सवालों का उत्तर मैं दे दूँ, लंबा सेशन भी ना हो और आप भी फ्री हो जाए और दूसरे दिन की तैयारी भी आप कर सकें, क्योंकि बैक टू बैक आपका सेशन मेरे साथ ही 1 सप्ताह तक चलना है, सिवाय संडे के। संडे को एक दिन ऑफ रखेंगे, लेकिन कल भी सैटरडे है तो आपका सेशन यह चलता रहेगा, लगातार चलेगा। तो आंसर जो आ रहा है तकरीबन रोशन पांडे का है, अमीर क्रिएशन का है, और जुबीर असलम, सभी बच्चों का डी आ रहा है, जिसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। चूंकि सभी बच्चों ने एक जैसा ही जवाब दिया है, एक ही जैसा उत्तर दिया है, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब इतिहास का विभाजन करते हैं तो किसी को प्रागैतिहास क्यों कहते हैं, यानी प्राक इतिहास से बना हुआ है प्राग इतिहास, किसी को इतिहास क्यों कहते हैं, किसी को आदि इतिहास क्यों कहते हैं। मोटे तौर पर जो होता है प्राक इतिहास जिसको हम कहेंगे, जिसको प्राग इतिहास कहते हैं, ये वाला प्राक इतिहास अगर कहेंगे तो यानी जिसमें क्या होगा, जहां लिखित स्रोत का अभाव होगा, लिखित स्रोत का क्या होगा, स्रोत का अभाव होगा, अभाव। दूसरा जो होगा आदि इतिहास हो जाएगा। आदि इतिहास का मतलब होगा जहां लिखित स्रोत तो होगा, लिखित स्रोत होगा, परंतु क्या होगा परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका हो, एक ये हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है ऐतिहासिक काल, यानी जहां क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल जहां पर क्या है, जहां लिखित साक्ष्य, लिखित स्रोत उपलब्ध हो तथा उसे पढ़ा भी जा सको, तथा उसे पढ़ा भी जा सका हो, उसे पढ़ा भी जा सका हो, पढ़ा भी जा सका हो। मैं मान के चलता हूं कि ये बातें आपको स्पष्ट है, फिर भी मैंने एक बार ब्रीफ कर दिया ताकि आप समझ पाए। आंसर बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, यहां पर मैं एम लगा देता हूं, यहां पर मैंने एम लगा दिया। ये क्वेश्चन वह नहीं है जो कि पूर्व वर्षों में पूछा गया है। यह क्वेश्चन क्या है, मॉडिफाइड है, थोड़ा सा मैंने इसको हल्का चेंज कर दिया है। और यहां पर अगर आप उलझते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं मान के चलता हूं कि आप नहीं उलझेंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने 4 क्वेश्चन का जवाब दिया है बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, उसमें कहीं दिक्कत मैंने किसी बच्चों को नहीं देखी है, तो आपको यहां पर भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखते हैं कि हाँ आप उलझते हैं। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये नए पैटर्न में जो 68 बीपीएससी में जो ऑप्शन लॉन्च किया गया था उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। तो पूछा तो खैर पहले गया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। देखता हूं आंसर इसका क्या आएगा। जल्दी से जवाब दे देंगे सभी बच्चे ताकि मैं इसको देख पाऊं। आंसर जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर लिख करके अगर आंसर देंगे ना तो मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। और लहिंद्रा जी, जुबैर असलम का डी है, सुनील यादव का है, दीपक कुमार का ए आ जाता है, सुनील यादव का डी है, खुशबू का ए आंसर है, साहिल का डी है, जुबैर का डी है, पीआर झा का आंसर ए है। यहाँ पर थोड़े से बच्चे उलझ रहे हैं, राज कमल का आंसर ई आ जाता है और डी है, खुशबू का ए है, लहिंद्रा जी का डी है। कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से देखिए, इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, तेज़ी से जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पर्याप्त समय आपके पास दिया, आपके लिए आवंटित किया हुआ है कि आप इसको बेहतर तरीके से देख सकें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड कर दिया था, और मॉडिफाइड करने का मतलब ये था कि 5 का डी कहा आपने जुबैर का, अशोक प्रजापति का ए है और राजा बाबू का ए है, पुष्पा का ए है। कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जब महत्वपूर्ण विशेषता में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा नगरीकरण। नगरीकरण यानी नगर संरचना है, सड़कों का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा नगर प्लानिंग में। फिर देखेंगे बहुत सारी कला भी, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं, चाहे वो मृदभांड के रूप में देखें, मूर्तियों के रूप में देखें, खिलौनों के रूप में देखें, मनकों के रूप में देखें, मुहरों के रूप में देखें, जहाज़ों के निर्माण के रूप में देखें, बहुत सारी कलाएँ वहाँ पर आपको मिलेंगी। या बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी करने की कोशिश की गई है, 3 पत्ती वाले वस्त्र को बनाने की कोशिश की गई है, तो वह भी तो कला ही है ना। और कला और वास्तुकला, वास्तुकला तो नगरीकरण में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी इमारत बनाए गए हैं वो पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। प्रथम असली मेहराब के बहुत साक्ष्य हमारे पास प्राप्त नहीं होते हैं कि असली मेहराब इसी समय बनाए गए, मध्यकाल में हम बेसिकली उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। ये तो नहीं होगा, ये हो रहा है। और कला और वास्तुकला की उपस्थिति थी, क्योंकि यहाँ ईंटों से बनी इमारत अगर स्वीकार करते हैं तो वास्तुकला को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और कला के हमें विभिन्न सारे रूप यहाँ पर मिल जाएंगे। एटलीस्ट हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसा है जो बताता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक वाला आंसर ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक वाला आंसर हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा, ये हमें बताता है। तो जिन बच्चों ने आंसर डी दिया है वह सही माना जाएगा यहाँ पर। जिन बच्चों ने ए दिया उन्होंने पूरी अवधारणा को नहीं समझा, इसलिए आपको कठिनाई हो रही है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं जैक स्पैरो, इसलिए तो मैंने काट दिया ना, इसलिए तो मैंने काट दिया था। यहां पर आप देखिए कि प्रथम असली मेहराब, मेहराब तो वैसे पहले भी थे, लेकिन असली मेहराब की चर्चा जनरली हम लोग अभी प्राचीन भारत में करते नहीं हैं। वहां लिंटर और धरण, जैसे प्राचीन भारत में आप देखेंगे भवनों का निर्माण होता है, इस टाइप से होता है। मेहराब की जहां तक बात होती है इस टाइप से मेहराब बनाया जाता है। तो ये जनरली आपको प्राचीन भारत में दिखाई देता है, मेहराबों की चर्चा कम मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काट दिया। लेकिन ए और सी तो आएगा ना, ए और सी आ गया तो ऑब्वियस है कि आंसर आपका डी में निकल करके जाएगा, क्योंकि कह रहा है एक से अधिक, तो एक से अधिक तो हो ही गया, आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। आशा करता हूं कि बातें आपने समझी होंगी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नेगपट्टनम, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न आई थिंक आसान होगा, अगर बहुत ज़्यादा आप अधिक डायमेंशन को नहीं खोजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे प्रश्न में, क्योंकि ये सीधा से, इसको मैं थोड़ा सा जटिल और बना सकता था, लेकिन मैंने आपके ऊपर एक तरह से कृपा की है, ऐसे क्वेश्चन को जटिल नहीं बनाया है। पूर्व वर्षों का प्रश्न है तो एक बार देखेंगे इसको आप कैसे बनाते हैं। जो बता रहे हैं आप बी आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे देख रहे हैं कि सिकंदरिया को नहीं ले रहे हैं, लोथल को मान रहे हैं, महास्थानगढ़, नागपट्टनम है, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये आंसर तकरीबन वही आएगा जो आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि सही है बी आंसर। इसी में मैं सुत का गैंडोर जोड़ देता, बलूचिस्तान के किसी पार्ट को आकर के जोड़ देता, फिर ये थोड़ा क्वेश्चन जटिल हो जाता। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी विकल्प के साथ ऐसे क्वेश्चन आए। हो सकता है कि यह विकल्प परिवर्तित भी होकर के आए, तो आपको सावधानी से जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तो जो कहा गया है ये है नहीं, महास्थानगढ़ है नहीं, ये तो महास्थान आपका मौर्य काल का स्थल है, नेगपट्टनम आपको बाद का स्थल है, यहाँ पर आपका आंसर बी ही निकलता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? यह थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड कर दिया है, इस प्रश्न को क्या कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है। तो आप तैयार रहिएगा, मैंने कहा था कि 3 प्रकार के प्रश्न डालने वाला हूं। एक तो पूर्व वर्षों का प्रश्न है, दूसरा मॉडिफाइड है और तीसरा नया प्रश्न है। जरा इसको देखिए, मॉडिफाइड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, राखीगढ़ी, रंगपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? जल्दी से जवाब देंगे ताकि मैं और भी जैक स्पैरो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वही मैंने डिजाइन करके भी आपको बताया था। नेहा चौधरी, सरकारी बोर्ड, जैक स्पैरो, नेहा रॉय का आंसर आ जाता है डी। डी का मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए जल्दी से जवाब देंगे और सोच समझ के जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि एक ने कहा तो दूसरा भी वही जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। 7 का ए है जयकृष्ण पटेल जी।
पल्लवी का है और राज कमल का है ए, राजा बाबू का डी है, खुशबू चौधरी का ए आंसर है, पुष्पा का ए आंसर है, पीआर झा का आंसर डी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। राजेंद्र सिंह जी, आपने सही आंसर दिया है, आंसर इसका डी होगा। इसलिए होगा कि जो रंगपुर का क्षेत्र है और जो लोथल का क्षेत्र है, ये दोनों गुजरात में है। राखीगढ़ी तो हरियाणा में है, हरियाणा में आ जाएगा, और रंगपुर और लोथल दोनों हो जाएगा आपका गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया था ताकि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो भी आप बनाने की स्थिति में रहे। आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। मैंने इसका आंसर भी लगा दिया है, सभी आंसर आपके पीछे लगे हुए हैं। ये स्लाइड जब आपके पास जाएगा तो आपके पास आंसर के साथ ही स्लाइड चला जाएगा। जयकृष्ण पटेल जी, मैंने आपसे अपेक्षा नहीं रखी थी कि आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे, सावधानी से जवाब देंगे। आपका पहला क्वेश्चन आज गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर नहीं देखा होगा ध्यान से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म, वैसे तो देखिए कहा जाता है कि भारत में जीवाश्म तो प्राप्त हुए लेकिन वो जीवों के हुए हैं, यानी जानवरों के हुए हैं। मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त नहीं होते हैं। मानव जीवाश्म जो पहली बार प्राप्त हुआ है वो अफ्रीका में प्राप्त हुआ है। लेकिन अब यह अवधारणा खंडित हो गई है और उसी को लेकर के यहाँ पर प्रश्न बनाया गया था। अब आपको यह जवाब देना है। वैसे आप प्राचीन भारत को पढ़ेंगे तो वहाँ सोहन घाटी, बेलन घाटी, इस टाइप की नदी घाटियाँ आपको चर्चा में मिलेगी, लेकिन उस परंपरा से हटते हुए यहाँ पर सीधे सीधे आधुनिक नदी का ही नाम लिख दिया गया है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, यमुना घाटी, ताप्ती घाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर देना चाह रहे हैं? अच्छा, आंसर देख लिए थे, कोई बात नहीं है। आंसर नर्मदा का है। चूंकि आप, मुझे लगता है कि मैंने ही यहाँ पर पहले ही आंसर वाला शो कर दिया था, तो हो सकता है कि आप आंसर आपने देख लिया होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आंसर इसका सही है, सी हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी। यहाँ पर ABCD वाला गलत क्रम है, तो यहाँ सी लिखा हुआ है तो आप सी ही मानिए, नर्मदा घाटी में यह आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के लगभग सबसे पुराने, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, इसका सोच समझ के जवाब देना है। 3 प्रकार के प्रश्न हैं आपके साथ, मैंने पहले ही बताया था। यह प्रश्न आपके लिए नया होगा कि विश्व के लगभग सबसे पुराने, लगभग 700 BC में वृक्षारोपण के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सांभर झील निक्षेप, भीमबेटका, सराय नाहरराय, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यह आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अभी आपने बनाया नहीं है, पहले कभी सॉल्व किया होगा तो बात अलग है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके लिए नया है। ध्यान रखिएगा, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा और इतिहास विषय के जो बच्चे होंगे उनको मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन अभी इस बार पूछे जाने वाला है उसमें भी आपको काम दे देगा, यानी एक पंथ दो काज आपका होने वाला है। तो जरा सावधानी से जवाब देंगे, मुझे लगता है कि बच्चे जवाब देने की स्थिति में होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे, उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे, तो भी आपके लिए काम का है, क्योंकि आप इसको एक नए फैक्ट्स के रूप में साथ रख सकते हैं। अब आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, अब मेरे साथ ही हिस्ट्री को आप रिवीजन कीजिए, आपका काम चल जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, क्या आंसर आप दे रहे हैं? आंसर आज का बी आ रहा है, और इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। नेहा चौधरी, मुझे लगता है कि सभी बच्चों का तकरीबन आंसर गलत ही आ रहा है। जयकृष्ण पटेल जी का सी है, खुशबू का बी है और जुबैर आलम का आंसर डी आ जाता है। मैं मान के चलता हूं कि लगभग सभी बच्चों ने गलत दिया है। ये क्या है, राजस्थान के क्षेत्र स्थित सांभर झील निक्षेप में पहली बार ये साक्ष्य प्राप्त हुए। वैसे तो NCERT में लिखा हुआ है, अगर 12th क्लास के NCERT को पढ़ेंगे तो ये फैक्ट्स वहां पर दिया हुआ है। NCERT जो 12वीं क्लास के है ना, उसका मैंने फैक्ट्स निचोड़ करके निकाला हुआ है। वहां से जो भी प्रश्न आएंगे वो उसको सभी प्रश्न आप बना पाएंगे, क्योंकि मैं सभी का प्रैक्टिस लगभग करवा चुका हूँगा। आप कल जब मैं टॉपिक आपको डिसाइड करूंगा कि किस टॉपिक को कहां तक लेके चला जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। आंसर क्या होगा? 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज हुई थी?
निम्नलिखित में से किस स्थल पर सबसे पहले पुरापाषाण उपकरणों की खोज हुई थी? लोहदा नाला, डिडबाना, पल्लवरम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कहां पर पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज हुई थी। इसको आपको जवाब देना है सोच समझ करके। वैसे तो जितने भी स्थल हैं वो सभी पुरापाषाण काल से रिलेटेड हैं। आप लोहदा नाले में देखेंगे वहां पर भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है उच्च पुरापाषाण काल से। डिडवाना भी देखेंगे, पल्लवरम भी देखेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन आंसर वैसे नहीं मूव करेगा, यहां पर आंसर सीधे सीधे फैक्ट्स के साथ मूव करेगा। जो फैक्ट्स है वो है, अंदाज से इसमें जवाब देंगे तो गलत होने की संभावना आपकी बन जाएगी। आंसर क्या दे रहे हैं? आंसर आ रहा है सी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अर्जुन चौधरी, नेहा, जुबेर, पुष्पा, जैक स्पैरो एंड जुबीर अर्जुन जी। ठीक है जुबेर, सभी बच्चों का मैं आंसर देख रहा हूं कि आंसर इसका पल्लवरम आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया आंसर है और यह आपने शार्प आंसर दिया। यहाँ पर अगर जैसे आप समझ लेते कि सभी स्थल पुरापाषाण काल से रिलेटेड हैं और कहीं आप डी की तरफ मूव कर जाते तो दिक्कत होती। क्या जयकृष्ण जी डी की तरफ मूव तो नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको आंसर देने में देरी हो रही थी? जयकृष्ण जी का भी सी है। राजेंद्र जी बिल्कुल आपने आंसर सही दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या की बहुत जरूरत नहीं है। मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य, यह भी नया क्वेश्चन है, आपने अभी बनाया नहीं है। मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त होता है? सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महादहा, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मत मान लीजिएगा कि युद्ध हुआ होगा तो बहुत जगह हुआ होगा, जैसे आजकल होता है। आप देखिएगा एक जगह कुछ होता है तो दूसरे जगह जाकर के वही युद्ध और भी बड़ा हो जाता है। तो ऐसा मत मानिएगा, यहाँ इतिहास है उसको फैक्ट्स के साथ हमें लेकर के चलना पड़ेगा। शार्प फैक्ट्स है, इसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है, शार्प फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है? मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त होता है? सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महादहा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या आंसर दे रहे हैं आप? आंसर हो रहा है ए और पुष्पा का बी है। पुष्पा आपने गलत किया है, पुष्पा आपको गलती मोहम्मद साहिल का आंसर है, जुबैर का है, नेहा चौधरी का आंसर है, मोटिवेशनल थॉट्स का है और यहाँ पर महादहा नहीं होगा बेटा, नेहा राय, जुबैर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, राजकमल का आंसर भी ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा सराय नाहर राय। सराय नाहर राय जगह पर पहली बार देखा गया है कि मानव के विकास क्रम को जब आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको बताता कि मानव का विकास क्रम कैसे होता है, किस प्रकार से संघर्ष की स्थिति आती है, किस प्रकार से संघर्ष के बाद नए नए क्षेत्रों में प्रसार की स्थिति आती है। तो यहाँ पर आपने अभी तक देख लिया होगा कि सराय नाहर राय जगह पर यहाँ पर पता चलता है कि दो समूह आपस में टकराया होगा पहली बार। इसीलिए हम कहा जाता है मानवीय आक्रमण अथवा युद्ध के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो यह हो जाएगा सराय नाहर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखेंगे कि पुरातत्व विज्ञान में क्या कह रहा है? पुरातत्व विज्ञान में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से पुरातत्व विज्ञान में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है। यह भी आपके लिए क्या है? बिल्कुल नया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि पुरातत्व विज्ञान में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पहला है किसी संस्कृति की विस्तार सीमा को समझना, कि संस्कृति कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, क्या इसको समझने के लिए किया जाता है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए, कि भौतिक अवशेष कैसे, मान लीजिए एक सभ्यता की हम खुदाई करते हैं और उसका हम आकलन करते हैं कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इस प्रकार से भौतिक निक्षेप को भी हम समझते हैं। दो प्रकार से देखते हैं, एक तो सभ्यता के विस्तार को देखते हैं, दूसरा भौतिक निक्षेप को देखते हैं कि किस स्तर पर कैसा कैसा स्तर बना हुआ है। जो सबसे निचला स्तर होगा सबसे पुराना माना जाएगा। जैसे अभी आपने अयोध्या विवाद के समाधान में इस भौतिक निक्षेप वाले भाग को भी देखा था। तीसरा है निवासियों के शारीरिक लक्षण को देखने वाला, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्तर विन्यास पद्धति हम किसके लिए यूज करते हैं? तो आंसर जो आ रहा है वह बी आ रहा है, दिवाकर जी का। आईएस पॉइंट है, पुष्पा है, जुबीर है और जुबीर का दिवाकर। और यहाँ जो आ रहा है
ये सभी जो आ रहा है आपका, वह आ रहा है आपका बी आ रहा है। यानी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को हम जानने के लिए जो मैंने ग्राफिक्स बनाया था, उसके हिसाब से कि कौन सा स्तर कब आया, उसी के हिसाब से हम सभ्यता के आगे पीछे होने का, कौन नया है कौन पुराना है, उसके लिए हम स्तर विन्यास पद्धति का प्रयोग करते हैं। 12 का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जंगली जो अपने आप उत्पादन हो जाता है, या बोने वाला यानी जिसको हम बोते हैं उसका साक्ष्य प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। हाँ, क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? क्या है? कोल्डी हवा, आदमगर, डाउजली हेडिंग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा बताएंगे। आ जाएगा आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। अंकित रोशन का आंसर ए आ रहा है। ध्यान से जवाब देंगे, बहुत ध्यान से उत्तर देना होगा, नहीं तो गलत होगा। सचिन जी का आंसर ए है और जुबैर का आंसर ए है। बीपीएससी मोटिवेशन का आंसर पीडीएफ चाहिए इनको। पहले आप आंसर दीजिए बेटा। बीकेएस जी पहले आंसर दीजिए, उसके बाद पीआर झा का आंसर डी है, मोहम्मद साहिल का आंसर है। और बीकेएस जी पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके बाद पीडीएफ ले लेंगे। पहले क्वेश्चन तो ले लें, उसके बाद पीडीएफ ले लिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, कोल्डी हवा। वैसे इस बात पर भी विवाद होता है कि दूसरी जगह पर भी इसे कहा गया, इससे भी ज़्यादा पुराना लहुरादेव वगैरह का नाम लिया जाता है कि 9000 बीसी में ही पहले वहाँ पर मिल गया था। तो इसलिए अभी विवाद में नहीं पड़ेंगे, केवल देखेंगे आंसर इसका क्या होगा। 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। पुरापाषाण युग में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। एकदम नया प्रश्न है आपके लिए, क्रिटिकल भी है। आसानी से जवाब देना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से इसका उत्तर दे पाएं, तो आपको प्रयास करना क्या है कि आप इसको बढ़िया से पढ़ें, सभी विकल्पों को अच्छे से आजमाएं। क्या कह रहा है कि पुरापाषाण युग में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मध्य पाषाण काल आदमगर, उच्च पुरापाषाण काल भीमबेटका, मध्य पाषाण काल यानी मध्य पुरापाषाण काल बागोर, और उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? यहां मैं इसको करता हूं कि इसको मैं पुरापाषाण काल को काट देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको संशोधित कर देता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से आंसर दें, क्योंकि एक पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एज से आ जाता है और केवल मध्य पाषाण काल कहते हैं या मेसोलिथिक एज से आ जाता है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती। पुरापाषाण युग में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प का चयन करें। मध्य पाषाण काल आदमगर, उच्च पुरापाषाण काल भीमबेटका, मध्य पाषाण काल बागोर, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर जो अब आपका आ रहा है वह आ रहा है जयकृष्ण पटेल जी। आंसर अगर मॉडिफाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 5-6 क्वेश्चन और है, जल्दी ही मैं 10 मिनट में यह क्लास खत्म कर दूंगा और मुझे लगता है कि सब लोग अच्छे से जवाब। पीआर झा एक बार मुझे नहीं होगा तो आप पर्सनल मुझे मैसेज करेंगे। दिवाकर जी, अर्जुन एक बार मुझे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं जो गलत होने नहीं चाहिए था। या तो अभी आपने तैयारी शुरू की है, मे बी पॉसिबल, तो फिर उसमें क्या आपको हेल्प करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी तुरंत फाउंडेशन बैच आने वाला है, तो उसमें क्या कैसे मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि मैंने हर बच्चों के साथ जब जुड़ने का वादा किया है तो हर बच्चे टारगेट पर रहेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा, क्योंकि आपका ए और सी दोनों यानी आदमगर प्लस बागोर दोनों में आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल में यानी मेसोलिथिक एज में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से शवाधान हेतु
काष्ठ शवपेटिका, जिसको हम ताबूत कहते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो सकता है। कहां से आपको जो प्राप्त हुए हैं, एक तरह से ताबूत के कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स का भी क्लास होगा। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा कि हिस्ट्री से मैं शुरुआत कर रहा हूं। हिस्ट्री से लगभग एक सप्ताह की क्लास आपकी चलेगी। अभी तकरीबन 38 डेज आपके बचे हुए हैं एग्जाम में जाने के लिए। तो हिस्ट्री हो जाएगा, फिर इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी आपका हो जाएगा, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट हो जाएगा, और साइंस हो जाएगा। बिहार स्पेशल हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसमें से बिहार स्पेशल वाले भाग को मैं ही आपको फिर से करवाऊंगा। हिस्ट्री खत्म होने के बाद यहाँ पर इकोनॉमी या पॉलिटी आपकी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बारी बारी से आप लगातार एक सप्ताह एक ही मोड में तैयारी करें, ताकि एक सब्जेक्ट कम से कम आपका रिवाइज हो सके क्लास के साथ ही। आंसर क्या हो जाएगा, कहां से मिला है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्या कह रहे थे आप, मैंने आंसर आपका देखा नहीं, तो आंसर आपका जुबैर आलम का ठीक था, लेकिन अर्जुन चौधरी जी का गलत था। हड़प्पा बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा, हड़प्पा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और होगा। निम्नलिखित में से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सिंधु क्षेत्र का मतलब है जिस क्षेत्र से सिंधु नदी प्रवाहित होती थी। यहां पर आप देखेंगे पंजाब का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, कुछ स्थल आपको उत्तर प्रदेश में प्राप्त होंगे, कुछ सिंधु क्षेत्र में प्राप्त होंगे जहां से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सा स्थल सिंधु नदी क्षेत्र में है, और जो बच्चा इस बार के आंसर को इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा, मुझे लगता है कि यह इस पूरे सेशन का की क्वेश्चन है। इसका आंसर सही देने का मतलब होगा कि स्वाभाविक है कि तुक्के से नहीं, यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग हम नहीं लगा रहे हैं आपके लिए, लेकिन तुक्के से आपको आंसर नहीं देना है, कॉन्फिडेंट होकर के आंसर देना है। इसका आंसर आप देंगे, मैं मान के चलूंगा कि बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। एक बार देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा, सूतका गैंडोर, मालवन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा, सूतका गैंडोर, मालवन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर आप देना चाह रहे हैं, देख लेता हूं। अर्जुन का आंसर ए है, दिवाकर का आंसर है, खुशबू का आंसर ए है, और राज कमल का है, अभिषेक का आंसर ए है, अंकित, अर्जुन। और यहां पर आप यह कर सकते हैं कि सभी जो बच्चे अभी तक, पी आर झा, जुबैर जी, जितने भी बच्चों ने, सरकारी बोर्ड, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ना, सब यू टर्न ले सकते हैं। आपको इजाज़त एक बार दी जाती है कि आप यू टर्न ले लीजिए। मैंने पहले कहा था, चुनौती भी दिया था कि इस क्वेश्चन को आपको उत्तर में तब्दील करना है, आपने नहीं किया, गलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखता हूं कि क्या एक हिंट मैंने दिया कि यू टर्न आप ले लीजिए, यू टर्न लेने के बाद भी क्या आप सही पोजीशन पर पहुंच पाते हैं या नहीं। सभी बच्चों जो भी अपने आप अभी आंसर दिया है, सभी के सभी गलत थे। अब आप यू टर्न लेकर के सही आंसर दे सकते हैं, और देखता हूं कि क्या यू टर्न के बाद आप सही पोजीशन पर आ पाए या नहीं पाए। नहीं आ पाए तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्ड करने की हमें जरूरत पड़ेगी। आंसर जो अब आ रहा है वह आ रहा है बी 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 डी, मोहम्मद साहिल। सी अभी भी नहीं आ रहा है, ज्ञान गोविंद सिंह जी, अभी भी आंसर वहां नहीं आ रहा है जहां की जाना चाहिए। हाँ, जयकृष्ण पटेल जी का आंसर अब सही आ गया। अर्जुन चौधरी का आंसर डी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी जो स्थल है ना, वो सिंधु क्षेत्र से नहीं है। जैसे यह जो है वह आपका पंजाब क्षेत्र से है, यह आपका बलूचिस्तान क्षेत्र से है, बलूचिस्तान हो जाएगा। यह मालवन आपका कहाँ है, हरियाणा में है शायद ना, हरियाणा में है। यानी कोई भी स्थल सिंधु क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका ई निकल करके आएगा। मैंने इसको मॉडिफाइड करके बनाया हुआ था जानबूझ करके कि प्रश्न अगर अपने उच्चतम लेवल तक जाएगा तो इस टाइप के प्रश्न को लेकर के आएगा। आंसर गलत हुआ, दिक्कत नहीं, लेकिन आगे से आप इसको सरलता से उत्तर देंगे। ओहो हो 16 हो गया, 16 एंड 17 देखें। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से एक ऐसा अभिलेख मिला है जिसके बारे में माना जाता है यह एक सूचना पट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से एक ऐसा अभिलेख मिला है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक सूचना पट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या हो जाएगा,
निम्नलिखित में से किस स्थल से एक ऐसा अभिलेख मिला है जिसके बारे में माना जाता है कि यह सूचना पट है? क्या वह हड़प्पा है, क्या वह मोहनजोदड़ो है, क्या वह धौलावीरा है, क्या उपरोक्त में से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या आंसर इसका देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आंसर आप सरलता से दे सकते हैं। खुशबू का आंसर, नेहा चौधरी का आंसर, जैक स्पैरो का आंसर, सरकारी बोर्ड का आंसर अलग है, पुष्पा का आंसर, मोहम्मद साहिल का आंसर, नेहा चौधरी। आंसर जो हो रहा है, जो बच्चे बी दे रहे हैं वो तो खैर कंप्लीट गलत दे रहे हैं, वह बच्चे कंप्लीट गलत दे रहे हैं। जयकृष्ण पटेल जी का आंसर सी है और सरकारी बोर्ड का भी आंसर सी है। आप अपना नाम ही रख लेते ना सरकारी बोर्ड बाबूजी, तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं आपका नाम भी पुकार सकता। आप अच्छा उत्तर दे रहे हैं तो आपके नाम से ही ख्याति फैलती। मैं कितनी बार लाइव क्लास में आपका नाम ले रहा हूँ। आंसर इसका हो जाएगा धौलावीरा। ये क्वेश्चन फेमस रहा है, मतलब कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। सिंधु सभ्यता के एक भांड पर, भांड का मतलब यहां पर जो होगा वह होगा मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। सिंधु सभ्यता के एक मृदभांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी, पंचतंत्र में एक लोमड़ी की कहानी आपको दिखाई देती है जो दूसरे जानवरों को ठगने का काम करती है। तो एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसमें पंचतंत्र की उस लोमड़ी वाली कहानी को अंकित किया गया है, कि याद दिलाती है यह मृदभांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल, बनावली, चान्हू दरो, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक फैक्ट्स है, नॉन फैक्ट्स है। वैसे इस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में तो शायद नहीं, लेकिन अन्य जगह पर। लेकिन चूंकि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण चैप्टर को हमें रिवाइज करने के लिए लेना था आज, तो मैंने ऐसे फैक्ट्स लिए। अगर आपको यह फैक्ट्स नया लगता है तो आप मान के चलें कि आपको एग्जाम में अगर ऐसे फैक्ट्स आते हैं तो उसके लिए पहले से आप तैयार हो चुके हैं। अगर नॉन है तो आप आंसर दे सकते हैं, और कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी भी रहेगी, दिक्कत नहीं होगी। आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। और यहाँ पर नेहा राय का ए है, सुधीर ठाकुर का ए है, और साहिल का सी आ जाता है। कुछ बच्चों का सी भी है, किसी बच्चे का ए भी है। तो यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ, आपका ए आंसर होगा। इसका आंसर सही जो होगा लोथल होगा। क्या करना है? आपको याद कर लेना चाहिए, इसको याद करके रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, और ए हो गया 19। इसके बाद 20 तक मुझे चलना है, तो एक क्वेश्चन और बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है? व्यावसायिक कृषि, व्यापारिक प्रणाली, नगर नियोजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार मैंने चुनौती आपको दिया था, याद होगा, लगभग उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न मैंने फिर से पूछ लिया। अब आपको सही उत्तर देना यहाँ चाहिए। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको बहुत कठिनाई नहीं महसूस करनी पड़ेगी। आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? व्यावसायिक कृषि, व्यापारिक प्रणाली, नगर नियोजन, और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इसका जयकृष्ण जी का डी है, राजकमल का डी है, नेहा का सी है। नेहा राय क्यों गलत हुआ आपका? सरकारी बोर्ड, मोहम्मद साहिल, ज्ञान गोविंद सिंह जी का आंसर डी है। नेहा चौधरी का डी आंसर ठीक है। अशोक का है, और खुशबू का है, जुबैर आलम का ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकित रोशन आपका आंसर गलत हो गया बेटा। कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है कि एक आकलन करने में थोड़ी सी गलती हुई हो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बच्चे का मैं आंसर सही देख रहा हूँ। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक कृषि भी होती थी, व्यापारिक प्रणाली का भी विकास था, नगर नियोजन भी था। जब तीनों का तीनों था ही, तो ऑप्शन नंबर डी में जाने में क्या दिक्कत है? कह देंगे एक से अधिक। अगर एक नहीं भी जानते, दो भी जानते, तो भी का आंसर डी ही होता। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हो जाएगा आपका, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने अभिलेख में दावा किया है कि मेलुहा, दिलमन, माकन के जहाज उसके बंदरगाह पर रुकते थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने अभिलेख में दावा किया है कि मेलुहा, दिलमन तथा माकन के जहाज उसके बंदरगाह पर रुकते थे? यानी यहाँ के जहाज बंदरगाह पर आते थे व्यापार करने के लिए। एंटियोकस, सारगोन, टॉलेमी फिलाडेल्फस, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी अब थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि आप देखेंगे जो ऑप्शन असल में होता है वो 3 ही होता है। 2 तो इसको काट दिया है, तो थोड़ा और भी ऑप्शन आसान हो गया है। जो नए पैटर्न में अगर यही ऑप्शन आपका रहता है तो आपके लिए प्रश्न थोड़ा आसान हो जाएगा।
मुझे लगता है आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि यह उलझने वाला प्रश्न तो है नहीं। आंसर होगा टाइपिंग करने में गलती। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नेहा, डोंट वरी। और 3-2-1 जो है उन्होंने सी आंसर दिया है। ज्ञान गोविंद सिंह का आंसर सी है, सरकारी नौकरी का सी है। और नासिर अंसारी का बी है, मुन्ना कुमार का सी है, और सचिन जी नेहा का ए है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ये बताओ कि एंटियोकस टॉलेमी फिलाडेल्फस तो अशोक के शासनकाल में हम लोग सुनते थे ना। हड़प्पा सभ्यता में एंटियोकस सबका कहाँ से नाम आ गया? हड़प्पा सभ्यता के समय तो हम देखते हैं कि खाली मिस्र की सभ्यता थोड़ी बहुत है, लेकिन इस समय शासक की चर्चा तो वहाँ नहीं होती है। ये सब शासक तो अशोक और उसके परवर्ती काल में दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपने कैसे चुना? आंसर क्या हो जाएगा? ये नॉन फैक्ट्स है, सारगोन का होगा। ये क्या होगा? सारगोन जैसा शासक दावा करता है कि यहाँ पर ये इन सभी क्षेत्रों के जहाज आकर के रुकते थे। ये था सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि कम से कम हड़प्पा सभ्यता तक के जो मानक क्वेश्चन थे उसको आपने हल करने में सफलता पाई होगी। अगर मेरे साथ आप लगातार बने रहते हैं तो हिस्ट्री के सभी प्रश्न में यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। जो नेक्स्ट डे होगा, यानी कल का जो सेशन होगा, कल आपके लिए जो प्रश्न आएंगे, यानी कल का जो सेशन होगा, कल यानी आपका आज 4 है तो 5 अगस्त को जो सेशन होना है उसमें आपका होगा वैदिक काल से जुड़े प्रश्न रहेंगे। वैदिक उत्तर वैदिक दोनों होगा। 600 BC के भी प्रश्न होंगे। और यहाँ पर चूंकि जल्दी से समाप्त भी करना है तो यहाँ पर मैं मौर्य काल भी ले लेता हूँ। अब वैदिक काल 600 BC और मौर्य काल तीनों भाग से मैं यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आपके सामने आ जाऊँगा। शाम के 7 बजे आप उपस्थित रहेंगे। इसी तरह से दंड का प्रावधान अभी नहीं है, यानी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जा रही है। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को तैयार करेंगे, सीरियस होकर के तैयार करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब जाते हैं और फेल होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और ऑब्वियस है कि माता पिता भी परेशान होते हैं, लेकिन जो बच्चे फेल होते हैं उनसे ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं होती है। उनको इतने सारे ताने सहने होते हैं जिसका कोई पार नहीं है। तो इसलिए आप बहुत अच्छा तैयारी करिए, मैं आपके साथ रहूँगा। पूरी संस्थान आपके साथ खड़ी है और बीपीएससी के इस नए सेगमेंट को शुरू कर रही है संस्था, इसी अपेक्षा में कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ पुष्पा, जय कृष्ण जी, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, बहुत बढ़िया रहा आपका नेहा चौधरी, सुधीर जी। तो सभी बच्चों से मैं अब विदा लेना चाहूँगा। मैं कल फिर आता हूँ शाम के 7 बजे आपके लिए फिर से सेशन लेकर के, और यह सेशन आपका हिस्ट्री का तब तक चलता रहेगा जब तक कि समाप्त नहीं हो जाता है। लगभग 7 डेज़ के आसपास मैं सेशन लूँगा, तो ये सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूँगा। बाय, टेक केयर, और आज के लिए गुड नाइट।